नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। भारतेंदु युग हो गया है 2 क्लास में। अब हम ये द्वितीय युग की पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? नहीं है, ध्यान देना है। जगत सच्चाई, भारत की, कश्मीर सुषमा, गंगा अवतरण। तो ये गंगा अवतरण जो है ये श्रीधर पाठक की नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है 1927 ईस्वी में। और बाकी जगत सच्चाई, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये सब श्रीधर पाठक की है। व्याख्या देख लीजिए, गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की नहीं, गंगा अवतरण 1927 में जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि थे। जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत ये श्रीधर पाठक की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। पहला है इतिवृत्तात्मकता द्वितीय युगीन कविता की विशेषता है। दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। केवल क्रमांक 1 सही है, केवल क्रमांक 2 या 1 दोनों सही है, 1 और दोनों गलत है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, इतिवृत्तात्मकता जो है द्वितीय युगीन कविता की विशेषता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, द्वितीय युग के संबंध में कथन इतिवृत्तात्मकता द्वितीय युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता की मुख्य स्वर रहा है, अतः क्रमांक 1, 2 दोनों सही है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर द्वितीय युग नाम पड़ा। द्वितीय युग की प्रमुख विशेषताएं देखिएगा, देशभक्ति, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, वर्ण प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साकेत में राम की चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने का योग्य ही बन सका। ये प्रस्तुत कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये साकेत में राम का चरित्र काव्य में द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, ये प्रस्तुत कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। मैथिली शरगुप्त द्वारा रचित जो साकेत 1931 ईस्वी में है, इसमें राम कथा है, राम कथा पर आधारित है और राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है, इसीलिए राम इसमें द्वितीय श्रेणी में परिणित हुए हैं और ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, क्योंकि पहला ये ग्रंथ उर्मिला प्रधान है साकेत। इसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ड विषय है। साकेत शब्द मूलतः किस भाषा से है? तो पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ ही अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। मैथिली शरगुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिले। ये कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से लिए हैं भुजंग भूषण भट्टाचार्य से। अगला है डॉक्टर नागेंद्र साकेत को क्या कहा है? तो ये जनवादी काव्य कहा है साकेत को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरगुप्त को क्या कहा है? तो सामंजस्यवादी कहा है, सामंजस्यवादी कवि कहा है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह कैसा रूप है? बिरहिणी का रूप है, बिरहिणी नायिका का रूप है, या प्रेयसी का, या समाज सेविका का, या ग्रामीण बाला का? तो ये समाज सेविका है। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह कौन सा है? वह समाज सेविका है। हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। कौन कौन? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 37 और वैदेही वनवास 1940 में है।
ये प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। सबसे पहले इसका नाम प्रिय प्रवास का ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। संपूर्ण काव्य किस पर आधारित है? तो संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिऔध द्वारा भाषा में रचित रस कलश 1931 में, ये एक प्रकार का जो रीति ग्रंथ है, रस रीति ग्रंथ है 1931 में साकेत के समय। तो इस साकेत का मैथिली स्वर्गगुप्त का है 1931 में, हरिऔध का ये रस कलश है 1931 में, और रस रीति ये रीति ग्रंथ है। गणपत चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का क्या कहा है? सूरदास कहा है। किसने कहा है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। निम्नलिखित में से मैथिली स्वर्गगुप्त का खंड काव्य नहीं है। मैथिली स्वर्गगुप्त खंड काव्य नहीं है। पंचवटी, नहुष, ये सिद्धराज और पथिक। तो ये पथिक किस नहीं है। मैथिली स्वर्गगुप्त का पंचवटी 1925 में, सिद्धराज है 1936 में, और नहुष भी इन्हीं का है। पथिक किसका है? हाँ, तो पथिक किसका है? पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है खंड काव्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याख्या देख लीजिए। पथिक खंड काव्य जो है मैथिली स्वर्गगुप्त का खंड काव्य नहीं है। ये पथिक खंड काव्य 1920 ईस्वी की है, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई है। 20 की है पथिक या 21 की है। अन्य सभी विकल्प पंचवटी, सिद्धराज और नहुष मैथिली स्वर्गगुप्त द्वारा रचित खंड काव्य। मैथिली स्वर्गगुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचना का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्क्सवादी पुत्री जैनी पर जैनी नामक खंड काव्य लिखा है। जयदत्त वध 1910, भारत भारती 1912, द्वापर कब है? 1936 का, काबा और करबला ये 1942 का है। मैथिली स्वर्गगुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह का जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। आजमगढ़ में ये प्रिय प्रवास 1914 का है। वैदेही वनवास 1941 का है। वैदेही वनवास यहाँ 41 दिया है। वैदेही वनवास 40 शायद 40 है वैदेही वनवास। चुखदे चौपदे ये 1924 की है। चोखे चौपदे 1932 आदि की है। तो चिखते चौपदे, चोखे चौपदे 32 दिया है ना, तो 32 बैगन का चोखा हमने खाया, तो 24 घंटा, ये 24 घंटा चूहा पेट में हमारे 24 घंटा चुभा। तो 1932 चोखा और चुभा, तो 24 घंटा चुभा हमारे पेट में। ऐसे याद करेंगे हम इनका सन। तो चुभते चौकते 1924 का हो गया, और चोखे चौपदे 1932 हो गया। इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, साकेत महाकाव्य है, यशोधरा भी महाकाव्य है, और विष्णुप्रिया खंड काव्य है। मैथिली स्वर्गगुप्त की रचनाएं हैं विष्णुप्रिया खंड काव्य, साकेत यशोधरा महाकाव्य है। यशोधरा 1933 का है, साकेत 1931 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में किए हैं? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, ये बिहार रत्नावली या कबीर ग्रंथावली। तो ये कबीर रत्नावली नहीं, बिहार रत्नावली है। इसके विषय में शुक्ल जी कह रहे हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ संपादित। ये बिहारी रत्नाकर का है। बिहारी रत्नाकर, जितने श्रम और जितने सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी के और ग्रंथ नहीं हुए। ये शुक्ल जी का कथन है। बिहारी रत्नाकर के संबंध में, ये बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ये रत्नाकर से ही हम पकड़ लेंगे कि ये रत्नाकर जी का है, बिहारी रत्नाकर।
विनय पत्रिका तुलसीदास की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, तो लल्लू लाल में भी लाल छिपे हैं, तो लाल यहाँ पहले आ गया। लाल चंद्रिका लल्लू लाल। बिहारी रत्नाकर, तो रत्नाकर में रत्नाकर छिपे हैं, तो बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का हो गया। ये कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है कबीर ग्रंथावली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी हैं। यह कथन किसका है? ये कथन भी शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखिएगा, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यह आचार्य का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देखिएगा, देवी स्तुति शतक 1892 में महावीर प्रसाद, महावीर का देवी भी स्तुति करती हैं, तो देवी स्तुति शतक महावीर प्रसाद। नयसद चरित्र चर्चा 1899 ईस्वी में, नयसद चरित्र चर्चा 1899 में। नाट्यशास्त्र 1912 में, संपत्ति शास्त्र 1907 में, रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी में, वाग विलास 1930 ईस्वी में, विचार विमर्श 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व में। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। ये असंगत बताना है, असंगत, तो ये संगत है। हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्मबलिदान पर आधारित महाकाव्य है, ये भी संगत है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया, जी ये भी सही है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगीवादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है, ये गलत है, ये संगत है, ये संगत नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्याख्या देखिएगा, श्यामा नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कथन, उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगीवादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है, असंगत कथन है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हल्दी घाटी जौहर, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। इनकी रचनाएं हल्दी घाटी 1937 से 39, जौहर 1945, तुमुल 1948, रूपांतर 1948, आरती 1946, जय हनुमान 1956। ये किसकी है? ये श्याम नारायण पांडे का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी प्रवृत्ति द्वितीय युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? ये बताना है कौन सी प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युगीन काव्यधारा में परिलक्षित नहीं होती है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। तो यही नहीं है कि द्वितीय युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं है कि हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को अधिकाधिक प्रयोग दिया गया है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन है इसमें, तो सब सही है, यही लक्षित नहीं है द्वितीय युगीन में। व्याख्या देख लीजिए, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता द्वितीय युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है। द्वितीय युगीन कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया और एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं सांस्कृतिक रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया है। द्वितीय युगीन काव्यधारा की विशेषताएं, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, सभी काव्य रूपों का प्रचलन है इसमें।
काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, आदर्शवादिता, नैतिकता पर बल, मानव प्रेम व प्रकृति चित्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथिली और गुप्त के कृतित्व विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, फिर ये अगला क्वेश्चन है, मैथिली और गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं। उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत नाम से प्रकाशित हुआ। हाँ, ये सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, ये भी सही है। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरव वर्णित है, ये गलत है। यही नहीं मैथिली गुप्त के कृतित्व में कि भारत में आद्यंत भारत का गौरव वर्णित है, नहीं है। पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है। मैथिली और गुप्त के कृतित्व के विषय में कथन सही नहीं है। 1912 में प्रकाशित मैथिली जी की काव्य कृति भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह ग्रंथ 3 भागों में बटा है, अतीत का खंड, वर्तमान का खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में क्या है, भारतवर्ष के वर्तमान पर गर्व करने को पूर्ण विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड में दरिद्र, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। भविष्य खंड समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित है। मैथिली गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर जो उर्मिला उत्ताप है रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया। यानी साकेत जो है परिवर्तित रूप है। आगे देखिएगा, मैथिली गुप्त द्वारा सन 1925 में रचित पंचवटी नामक खंड काव्य का कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि ने की है, तो ये मैथिली गुप्त ने की है। 1925 में पंचवटी 25 पंच दिया है ना, तो 1925 ऐसे याद करेंगे, पंच 25, तो पंचवटी 1925 और अनग भी 1925 की है। ये खंड काव्य है। खंड काव्य की रचना मैथिली गुप्त द्वारा की गई। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 में ऐसे याद करेंगे, भारत भारती बार बार पुकारती, तो बार बार से 1912 हो जाएगा। लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। भारत भारती लिखने से इनको राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है मैथिली गुप्त को। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में का है, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। साकेत पे मैथिली गुप्त को मंगला पारितोषिक सम्मान मिला है 1931 में। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है और लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाहन, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी प्रमुख कृति जयदत्त बद्ध है, ये 1910 में है, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में और झंकार साकेत 1931 में, यशोधरा 1933 में, जय भारत इसका याद नहीं, द्वापर 1936 का है। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली और गुप्त के विषय में किसने कहा है, तो ये बच्चन ने कहा है। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा व्याख्या। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली गुप्त बच्चन ने कहा। मैथिली गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी।
मैथिली चंद्रगुप्त को। मैथिली चंद्रगुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। मैथिली चंद्रगुप्त ने कनकलता कब लिखा था? 1912। अरे 1912 नहीं, 12 वर्ष की अवस्था में लिखा था इन्होंने। अगला है कृषक क्रंदन, इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया कृषक क्रंदन गया शुक्ल प्रसाद स्नेही है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य कृतियाँ प्रेम पच्चीसी, गया प्रसाद कुसुमांजलि, स्नेही के राष्ट्रवीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी, ये सब गया प्रसाद शुक्ल जी का है। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में और कविता कौमुदी। मैथिली चंद्रगुप्त की काव्य कृतियाँ रंग में भंग 1909, जयद्रथ व्रत 1910, भारत भारती 1912, किसान शान 17, विकट भट्ट 29, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52 और विष्णु प्रिया 57। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो सबसे पहले 1912 भारत भारती, साकेत 1931 और यशोधरा 1932, जय भारत 52, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932। ये हमने 33 पढ़ा है क्या? ये बताइएगा यशोधरा का समय, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यशोधरा का समय क्या है। जय भारत 1952, यह राष्ट्र कवि मैथिली चंद्रगुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया गया है। 1912 में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, मैथिली चंद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? हितैषी, तो ये हितैषी कौन है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी। जगदम्बा प्रसाद मिश्र 1985 ईस्वी में, इनका जन्म 95 में जन्म 1895 में, क्षमा करिएगा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र का 1895 में जन्म हुआ, निधन 1997 में, और ये जन्म इनका मुरादाबाद उन्नाव में हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन्नाव में। इनका उपनाम हितैषी था। इनकी प्रमुख रचनाएं मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली, दर्शना आदि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इनमें से हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग है। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है प्रिय प्रवास में, यही दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का हिंदी का महाकाव्य है, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसे प्रिय प्रवास महाकाव्य रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत पर गर्भित है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका देखिए जन्म, हाँ तो इनका जन्म दिया हुआ है। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? तो ये सही है।
देखिए श्रीधर पाठक का 1858 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल सेनाई का 1883 में, और नाराम नरेश का 1889 में। जयशंकर प्रसाद का भी 1889 में। हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज परंतु हमारे कृषक नहीं ही करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज हमारे कृषक करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? इसमें से सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। कौन सा ये सही है? किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती हैं, ये भी सही है। किसान राज सम्मान से अधिक सुखी है, ये भी सही है। इसमें दिया विचार सही नहीं है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, हम राज्य लिए मरते हैं सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, सही है, सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मैथिली गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उद्धृत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो ये श्रीधर पाठक का है। प्रस्तुत पंक्तियां आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, ये क्वेश्चन, ये रचनाकार श्रीधर पाठक का है। 1886 में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है। 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट की खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया है 1886 में श्रीधर पाठक ने। यह पंक्तियां इसी रचना से अवतरित है, यानी एकांतवासी योगी से अवतरित है। आज रात इसे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। शेष अन्य जो हैं अंबिका दत्त व्यास का है, रामनरेश त्रिपाठी का, हरिऔध का है। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, रत्नाकर, सुंदरी तिलक और समालोचना। ये रत्नाकर की कौन सी नहीं है, ये देखना है। तो ये सुंदरी तिलक जो है ये रत्नाकर की नहीं है। सुंदरी तिलक रत्नाकर की रचना नहीं है। यह घनानंद की कविताओं का संकलन है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। जगन्नाथदास रत्नाकर द्विवेदी काल के रत्नाकर हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ है। जगन्नाथदास रत्नाकर का गंगा तरण 1927 ईस्वी में, उद्धव शतक 1929 में, हिंडोला 1894 ईस्वी में। विराष्ट्र आदि रत्नाकर जी की काव्य कृतियाँ हैं। पथिक विकास काव्य संग्रह है, ये किसका पथिक है? तो रामनरेश त्रिपाठी का है। पथिक 1920 ईस्वी में, काव्य संग्रह रामनरेश त्रिपाठी का है। इनकी अन्य कृतियाँ मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में। स्वप्न हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है स्वप्न के लिए, रामनरेश त्रिपाठी को। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? अयोध्या सिंह का प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? ये खड़ी बोली में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास खड़ी बोली में, पहला महाकाव्य है ना, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय का। हरिऔध के प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 में 17 सर्ग में, कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक इसमें वर्णन है प्रिय प्रवास में। पारिजात में 1937 में, यह 15 सर्ग में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1940 की है, 18 सर्ग है वैदेही वनवास में। राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप है। हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ग्राम, ऋतुसंहार, जासूस या रस कलश। तो इसमें उजड़ग्राम जो है इसका अनुवाद किया है इन्होंने, श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने उजड़ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अनुवाद एकांतवासी 1886 गोल्ड स्मिथ रचना हरमिट की है। हरमिट की खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है
उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी में है। गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज गांव का ब्रज भाषा अनुवाद है। और शांत प्रतीक 1902 में। गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर को खड़ी बोली हिंदी का अनुवाद है। धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोगों को जय माता दी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कहीं गलती होगा तो कमेंट में बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।